अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। तो मेरी नज़र में ठीक है, दुनिया में बहुत कम लोगों को इस पे इंटरेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखूं, क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में क्या होता है कि हम लोकल इश्यूज तक ही रहते हैं, लेकिन अब भारत इज नॉट ए लोकल थिंग। ठीक है ना। और जिस हिसाब से आदित्य जी कल रात बता रहे थे कि एक वक्त था, मुझे सही वो जमाना नहीं पता, उनसे हम पूछेंगे, जब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सनातन धर्म था। तो वो जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत ही भारत था। तो आज भी भारत उस बुलंदियों की तरफ जा रहा है। आज दुनिया का हर लेखक, हर थिंक टैंक, हर ज्ञानी आदमी इस पे बात कर रहा है कि भारत का इंटरनेशनलाइजेशन और ये सब चीजें। तो मैं कुछ इंटरनेशनल इश्यूज आपके सामने रखता हूँ। व्यूज मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी हैसियत रखता है। मैं अपने दर्शकों को कोशिश करता हूं कि जो ज़रूरी इश्यूज हैं, जैसे सऊदी अरब पे मैंने अभी वीडियो लगाई, ठीक है, व्यूज इतने नहीं मिले, लेकिन कम से कम जिन जिन को मिले, मैं समझता हूं उन्होंने पसंद किया होगा कि मैं सऊदी अरब के चेंजिंग फेस, फिर सऊदी अरब इसराइल, सऊदी अरब ईरान, सऊदी अरब अमेरिका, इमारात वगैरह के चीज़ें, तुर्की ने अभी जो $50 बिलियन की इमारात से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, ये सब चीज़ें आपके सामने रखी, चाइना के हवाले से। ऐसे ही यूक्रेन रशिया वार है, ये मेरी नज़र में वर्ल्ड वॉर है। देखें, वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है कि दुनिया के बहुत सारे दो देश आपस में जंग कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, एक तरफ सिर्फ रशिया है, लेकिन दूसरी तरफ 30-40 कंट्रीज एक साथ यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अगर ये नेटो की और अमेरिका की सपोर्ट ना होती, तो आप समझते हैं यूक्रेन इतना लंबा चल जाता? वो तो हफ्तों की बात थी, 2-4 हफ्ते में रशिया ने लपेट देना था। लेकिन ये एक वर्ल्ड वॉर है, और जिस हिसाब से इसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा रहा है, उस पे मैंने वीडियो निकाली। अगेन डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था कि बहुत कम लोगों ने उसके व्यूज दिए, लेकिन बहरहाल मेरा काम है आपके सामने चीजें लाना। तो अब रशिया यूक्रेन वार इज गोइंग इन ए न्यू डायरेक्शन, और न्यूक्लियर वार का एक खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ा रहा है, और अमेरिका के जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, RFK कैनेडी, जो JFK कैनेडी एक्स प्रेसिडेंट के भतीजे हैं शायद, वो, उन्होंने जो कुछ आई ओपनिंग चीजें बताई हैं, उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ डॉलर रिश्वत मिली थी जो बाइडेन को और उसके बेटे हंटर बाइडेन को, अकाउंटेंट, यूक्रेन के अकाउंटेंट को हटाने के लिए, क्योंकि वो इंक्वायरियां कर रहा था कि यूक्रेन में जो बायो लैब है, उसका ऑनर जो है वो हंटर बाइडेन है, जो बाइडेन का बेटा, और उसमें बाकायदा रशियन डीएनए को लेके कुछ बायो वेपन्स की बात हो रही थी। और उसमें उस बायो वेपन के हवाले से इलीगल चीजें हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में बायो वेपन के ऊपर रिसर्च करना और दूसरे उसको फैलाना, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन अमेरिका ने कब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की परवाह की है? अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, तो अमेरिका कहता है हम हर चीज करेंगे, जो मर्जी है करेंगे। जैसे ये क्लस्टर बम है, क्लस्टर बम टोटली इलीगल है, उसको एक्सपोर्ट करना, उसको दुनिया में फैलाना, लेकिन अमेरिका लगा हुआ है और वो चीजें फैला रहा है। तो अजीज दोस्तों, अमेरिका तो अपनी बदमाशी कर रहा है, और बायो वेपन के हवाले से रशिया ने यूनाइटेड नेशंस को काफी महीनों से एक रिक्वेस्ट दी हुई है कि इस पर इंक्वायरी की जाए, लेकिन कोई पूछता नहीं है। और इसीलिए सुना है कि जो बाइडन है वो यूक्रेन को खींचता जा रहा है कि तुम सरेंडर नहीं करोगे। और एक पागल आदमी रशिया यूक्रेन में इनको मिला हुआ है, जेलेंस्की, जो कि अमेरिका के इशारे पे अपने मुल्क को भी तबाह कर रहा है, और अब वो बाइडेन के इशारे पे इस जंग को यूरोप की तरफ घसीटता जा रहा है। और अगर इसमें यूरोप को घसीट लिया गया ना, तो ये एक बहुत ही तबाही होगी यूरोप की भी और दुनिया की। क्योंकि जिस दिन अगर ये डायरेक्ट जंग शुरू हो गई ना,
तो उसमें फिर आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर का कंफर्म चांस है, और ऐसे मौके पे फिर दूसरे का इलाकों में भी जंगें छिड़ जाती हैं। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि पोलैंड पे जर्मनी ने हमला किया, तो उस पे वेस्ट यूरोप यानी फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह कूद पड़े, और अमेरिका उनकी ऐसे ही सपोर्ट कर रहा था जैसे आज यूक्रेन में पीठ पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहा था। लेकिन फिर अमेरिका को भी घुसना पड़ा इस जंग में, जब ये जंग फैलती गई, और जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया उस तरफ से, क्योंकि जापान चाइना की जंग एशिया में चल रही थी। और उसमें फिर ये जंग फैलते फैलते एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगहों पे फैल गई, और दुनिया के तकरीबन देश जो कि ज्यादातर उस वक्त कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, तो जैसे इंडिया वगैरह ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो उनको भी कूदना पड़ा। अब अगर ऐसा कुछ यहाँ पे यूरोप को घुसाया जाता है नेटो के जरिए इस जंग में, तो अब फिर आप यकीन करें कि फिर वहां पे चाइना को भी घसीटेंगे ये लोग, क्योंकि ताइवान को तैयार रखा है एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे। और फिर ताइवान और चाइना का ऐसा कोई पंगा करवा दें, या फिर पाकिस्तान एक शैतान मुल्क है उस रीजन में, पाकिस्तान से इंडिया पे एक छोटा मोटा हमला करवा दें, फिर इंडिया गुस्से में जवाब देगा, तो एक तरह से पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी। मेरी नजर में हर आदमी को रशिया यूक्रेन वार के ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे इस दुनिया के हर कंट्री को असर पड़ना है। अब एक मामूली मिसाल ले लें कि एक ग्रेन डील थी। यूक्रेन दुनिया का मोस्ट फर्टाइल एरिया है, और वहां से फूड ग्रेन्स, खास तौर पे गंदुम एक्सपोर्ट होता था मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से। और कहा यह जाता था कि इससे गरीब मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन फिर पुतिन ने 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में बता दिया कि ये सब बकवास है, और गरीब मुल्कों को नहीं, ये 95% यूरोप को जाता है, और 5%, पुतिन ने 3% कहा था। आज एक और स्कॉलर ने कहा है कि 5% गरीब मुल्कों को जाता है, बाकी सारा यूरोप को जाता है। तो पुतिन ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जो कि यूनाइटेड नेशन, रशिया, यूक्रेन और तुर्की ने मिलके लास्ट ईयर जुलाई में ये एग्रीमेंट किया था कि जंग जैसे भी चले, कम से कम यूक्रेन से फूड ग्रेन की एक्सपोर्ट को नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन वो एग्रीमेंट पुतिन ने इसलिए कैंसिल किया कि इन्होंने जो रशिया ने एक पुल बनाया था क्रेमिया के और रशिया के कनेक्शन के लिए, ये यूरोप का सबसे लंबा पुल था। और क्रेमिया हिस्टोरिकली एक रशियन टेरिटरी था जो कि यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ था, तो रशिया ने 2016 में वो वापस ले लिया था क्रेमिया, और उस पे दुनिया भर में हंगामे मचे थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि अब क्रेमिया से कनेक्शन के लिए ये पुल जो बनाया था ना, इस पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया, और बाकायदा उसको क्लेम भी किया कि हाँ हमने ये पुल उड़ाया है, जिससे रशिया को बहुत गुस्सा आया है। और रशिया अब रिटेलिएशन के काम कर रहा है, जिसमें एक तो उसने कीव और दूसरे शहरों पे हमले बढ़ा दिए हैं, और ये फूड ग्रेन एग्रीमेंट से बाहर निकल आया है। और फूड ग्रेन एग्रीमेंट से बाहर निकलने का मतलब ये है कि यूरोप में एक जबरदस्त फूड क्राइसिस आने वाला है। इसमें कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब राइस एक्सपोर्ट बंद होने से कल हम अमेरिका की सुपरमार्केटों की हालत देख रहे थे कि लोग अपनी ट्रॉलियों में चावल भर भर के, जितना चावल अवेलेबल है सुपरमार्केटों में वो उठा रहे थे, क्योंकि एक नजर आ रहा है कि इंडिया के राइस एक्सपोर्ट से यूरोप, अमेरिका में चावल की बहुत जबरदस्त कमी आएगी, और भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूरोप अमेरिका में बेस्ट क्वालिटी का बासमती राइस है ना, वो इंडियन ओरिजिन का मिलता है। पाकिस्तानी भी है, लेकिन इंडियन ओरिजिन का बेस्ट क्वालिटी का गिना जाता है, और सबसे ज्यादा वैल्यू वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चावल जो आता है वो इंडिया से आता है। इंडिया के बैन करने से चावल, जाहिर है फिर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इतनी तबाही पे है कि उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान उस क्वांटिटी को, रिक्वायर्ड क्वांटिटी को पूरा कर सकेगा, जिससे एक चावल का क्राइसिस ऑलरेडी आने वाला है। गंदम का क्राइसिस इसलिए आएगा कि यूक्रेन से एक्सपोर्ट बंद हो गई है।
पुतिन ने कहा है कि जो गरीब मुल्कों की परवाह कर रहे हैं ना, तो आप लोग छोड़ दें इसकी परवाह। मैं गरीब मुल्कों को जितना फूड ग्रेन यूक्रेन से मिलता था उससे कई गुना ज्यादा दूंगा और फ्री ऑफ चार्ज दूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा। गरीब मुल्कों की आप फिक्र छोड़ दें। और पुतिन ने उसके हवाले से कुछ फिगर्स भी दिए थे कि दुनिया में जो गंदम है वो 5% यूक्रेन से जाता था, लेकिन 20% रशिया से जाता था। तो आपने तो रशिया पे तो पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर आपको आप कह रहे हो कि आपको परवाह है, तो आप उस पाबंदी को हटाएं। हम तो गरीब मुल्कों को तो फ्री ऑफ चार्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरोप को तो, अब यूरोप अपनी बदमाशी कर रहा है तो हम यूरोप को नहीं देंगे। तो हमारे यूरोप में इस वक्त गंदम, चावल और फूड ग्रेन्स के हवाले से एक जबरदस्त क्राइसिस सर पे आ रहा है। और इसका असर इंडिया पे इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के पास अपने जनता को देने के से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जितनी इंडिया की अपनी लोकल रिक्वायरमेंट है भारत के हवाले से, उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अरबियन गल्फ स्टेट में, ईरान में, कई देशों में इंडिया का चावल, गंदम, दालें और फूड ग्रेन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बाकी देशों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है। एशिया और यूरोप और अफ्रीका, यहाँ के गरीब देशों को बहुत ज्यादा मसला होना है। तो अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन के हवाले से ये मसला था। मैं जरा आदित्य जी को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। अजीत यस जी, आई एम वेटिंग सर। अच्छा अच्छा, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग। ओके सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। भारत पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास। भारत में जैसे एक अलायंस बना है टू रिमूव नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र सिंह मोदी का आना भारत के लिए एक ब्लेसिंग था, लेकिन भारत की जो डायनास्टिक पार्टीज हैं, खानदानी पार्टियां, उनके लिए एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है। और उनकी सियासत, उनकी राजनीति, उनकी चौधराहट, उनकी करप्शन पे बड़ी कारी ज़र्ब लगी है, क्योंकि बैठे बैठे ये सब चीज़ें कर रहे थे और भारत को एक अंधेरे में धकेला हुआ था। हर चीज का क्लेम ये शुरू करते हैं कि मनमोहन सिंह लाए थे, लेकिन 2014 तक तो मनमोहन सिंह 10 साल में क्या तब्दीली ला सके। लेकिन असल तब्दीली 2014 के बाद आई, और जिससे कि ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स वालों का जो राजनीति है, जो कंट्रोल है, वो खत्म हो गया। फिर ये शुरू में स्टेट लेवल तक रह गए थे, लेकिन अब स्टेट लेवल से भी इनका काफी हिसाब किताब खत्म हो गया। और आगे नजर आ रहा है कि 2024 इनके लिए एक भयानक साल होगा, जिसके लिए ये सारे चोर चकार जितने भी हैं, लुटेरे, वो सब उसमें मिल गए, आपस में हाथ मिला लिया। केजरीवाल कल को कर्नाटका के जो रूलर्स हैं आज के, उनको गालियां दे रहे थे, उनको करप्ट कह रहे थे। अपने उद्धव ठाकरे जी हैं, वो सोनिया गांधी को गालियां दे रहे थे। लेकिन आज नतीजा ये है कि सब आपस में मिल गए हैं। क्योंकि ऐसा कई इंडियन फिल्मों में भी हमने देखा है कि जब वक्त आता है इनकी सर्वाइवल का, तो ये चोर सारे आपस में मिल जाते हैं। तो वही हाल इस वक्त है कि वो मोदी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का हटना भारत के लिए एक भयानक ख्वाब साबित होगा। क्योंकि दुनिया में इस वक्त मोदी जी ने जो भारत के रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका, तो उस रिलेशनशिप के जरिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उस रफ्तार को रोकने के लिए इंटरनेशनल इकोसिस्टम भी जो है, जो नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, वो भी इन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। अजीज दोस्तों, आगे हम अपना लाइव प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप लोगों के सवालात रह गए हैं। मैंने शुरू में यूक्रेन रशिया वार और फूड ग्रेन के हवाले से चीजें बताई। अब सवाल जवाब की तरफ आते हैं। ये हमारे
श्रुति पुजारा पूछ रहे हैं कि नमस्ते आरिफ जी फ्रॉम गुजरात, लोहाना मेमन इतिहास के बारे में जानकारी बताइए। मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल्ड रिसर्च करके एक वीडियो बनाई है। तो ये है कि आप अब उसकी डिटेल में इतनी ज्यादा आपके सामने फिलवक्त क्या रखूं। मुख्तसर ये है कि हम लोहाना कम्युनिटी सिंध की एक कम्युनिटी है, इंडिजिनियस, हम पुराने सिंधी हैं हजारों साल से। लेकिन हुआ ये कि किसी कारण लोहाना कम्युनिटी में से कुछ लोग मुसलमान हो गए, तो उनको फिर मोमिन कहने लगे और मोमिन से फिर मेमन लफ्ज बना। और तकरीबन मुझे सही फिगर याद नहीं, लेकिन कुछ खानदान थे जो कि मुसलमान हो गए थे, वो कारोबारी खानदान थे। और उसकी मोस्ट प्रोबेबली वजह मना करते हैं मुझे, मेमनों से मैं जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं तू तो काफिर हो गया ये वो, लेकिन वजह सिर्फ यही थी कि बिजनेस माइंडेड थे, इसलिए जजिए से बचने के लिए। और चूंकि उस जमाने में मुस्लिम एम्पायर रूल करती थी इंडिया में, तो मुसलमानों को बिजनेस में और सारी चीजों में प्रेफरेंस दी जाती थी, जस्टिस में, पुलिस में, हर चीज में। तो शायद उस सारे प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, टैक्सेशन से बचने के लिए ये लोग मुसलमान हुए थे। और फिर 1600 कुछ में जब साल 1600 कुछ था, उस वक्त हिंदू गुजरात के एक मुसलमान नवाब ने इन मुसलमान लोहाना मेमनों को दावत दी कि आप गुजरात में आके आबाद हो जाएं। तो हमारे जितने पुरखों के खानदान थे वो सब गुजरात चले गए थे, और तब से वो गुजरात में रहते थे। और फिर 1947 में वही जित्थे दी खोट, वो कहते हैं ना, जहाँ की मट्टी वहीं पे आके मिल गई, तो उधर ही आके फिर हम सिंध में आ गए मेमन ज्यादातर। बाकी तो इंडिया में भी बहुत है मेमन, मुंबई में है, सूरत में है, कई जगहों पे है। तो ये मुख्तसर हिस्ट्री है मेमनों की। आगे कल्याण गुशेद भाई नमस्कार सर, व्हाई यूएस वांटेड टू एक्सटेंड द रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोप विल बी facing demolition by Zelensky's move. In future, Ukraine will be fragment and divide among the nations in the region. देखें कल्याण भाई, इसके कई पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि ये रशिया यूक्रेन वार को बढ़ावा दिया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। ट्रंप के जमाने में बिल्कुल ऐसा नहीं था, और ट्रंप आजकल रोज कहता है कि मैं अगर प्रेसिडेंट होऊंगा ना तो विद इन 24 आवर्स ये जंग खत्म हो जाएगी। मैंने इस पे डिटेल में अपनी वीडियो में भी बताया था कि बायो वेपन की लेबोरेटरीज थी यूक्रेन में, जिसके मालिक ये हंटर बाइडन थे, जो बाइडन के। अब अगर वो रशिया वहां पे यूक्रेन वॉर से पहले ही यूनाइटेड नेशंस को इसके बारे में शिकायत दे दी थी, और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट RKF कैनेडी ने कहा है कि वो रशियन डीएनए के ऊपर रिसर्च हो रही थी और वो स्पेसिफिक बायो वेपन बनाना चाह रहे हैं रशिया के ऊपर। देखिए रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जमीन के हिसाब से, और इतना वास्ट नेचुरल रिसोर्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए ना, गैस, पेट्रोल, फूड ग्रेन, दुनिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब रशिया के पास है। लेकिन जमीन इतनी ज्यादा है, अमेरिका की कोशिश ये है कि वहां पे सारे रशियन मर जाएं और हम कब्जा कर लें। अमेरिका दुनिया की हिस्ट्री की वर्स्ट इंपीरियलिस्टिक पावर है। उसने मैनकाइंड को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, उसके साइंटिस्टों ने दुनिया में चीजें लाई है वो, लेकिन वही साइंटिस्टों ने एटम बम और दुनिया जहाँ के बम और ड्रोन और क्या क्या चीजें बनाई हैं जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर रही हैं। तो एक तो बाइडेन फैक्टर आ गया। दूसरा, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो अमेरिका को रूल करता है। प्रेसिडेंट इज मोर और लेस ए स्पोक्स पर्सन। उसका इतना ज्यादा से नहीं होता जितना हमें लगता है। ही माइट बी ए मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ, लेकिन वो इसलिए मोस्ट पावरफुल है कि वो स्पोक्स पर्सन है उस अमेरिकन माइटी इंपीरियलिस्टिक ग्रुप का, जो मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर्स वगैरह में से हैं। तो एक तो वो बायो वेपन फिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से डेवलप हो रहा है। कोविड-19 के बारे में जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि ये अमेरिका चाइना की को प्रोडक्शन थी, जॉइंट वेंचर थी, जिसने जो कि एक बायो वेपन था और पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। तो ये रीजन है मोस्ट प्रोबेबली कि वहां पे बायो वेपन की तैयारी में हो रहा है, क्योंकि बायो वेपन ह्यूमैनिटी के लिए मोस्ट डेंजरस वेपन है।
ये एक ऐसा वेपन होगा जो इंसानों को मारेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह नहीं करेगा, जिससे ये एक बड़ी तबाही आती है। हमने कोविड-19 में ये एक्सपीरियंस किया है। और कोविड-19 के बारे में भी है कि ये डीएनए स्पेसिफिक था, कि ये कलर्ड स्किन को ज्यादा करता था। हालांकि ये थ्योरी जरा गलत साबित होती है। जैसे इंग्लैंड में सारे गोरों की मौत हुई है ज्यादातर, और ओल्ड एज की मौत हुई है। इसी तरह अमेरिका में भी बहुत गोरे की ज्यादा मेजोरिटी में ये अटैक हुआ। ये नॉर्मली थ्योरी इस बिल गेट्स के हवाले से ये सुना है कि बिल गेट्स चाहता था कि जो ओल्ड एज लोग हैं वो अब बोझ बन गए धरती पे, और उनको तो यहाँ पे इंग्लैंड में तो ज्यादातर ओल्ड एज लोग मारे गए थे। तो ये कोई स्पेसिफिक वो था कि इसकी वजह ये है कि जहां चाइना में से निकला, चाइना में क्यों कयामत नहीं आई, रशिया में क्यों कयामत नहीं आई, ये इंडिया के ऊपर क्यों इतना जबरदस्त अटैक हुआ। हालांकि कंपेरिंग टू डेथ्स इन यूरोप एंड अमेरिका, इंडिया का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूरोप अमेरिका मिला के भी इंडिया की आधी पॉपुलेशन बनती है। यानी इंडिया इज डबल देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो इंडिया में कंपेरेटिव डेथ्स कम थी, लेकिन बहरहाल ये टारगेटेड इंडिया पे था कि इंडिया में, पूरे इंडिया में ये फैल गया था। और लेकिन बराबर में पाकिस्तान में इसकी ऐसी कोई कयामत नहीं आई, बांग्लादेश में नहीं आई। तो ये एक नजर आता है कि बायो वेपन का गढ़ बनता जा रहा था यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो कि एशिया, रशिया, चाइना सबको वो करता है। एक और वजह ये भी है इस जंग को लंबा करने की, कल्याण भाई, कि अमेरिका की वॉर मशीन, अमेरिका की इकोनॉमी का पहिया वॉर मशीन पे चलता है। तो वो जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो चाहता है कि जंगें फैलें। सीरिया वार खत्म, लीबिया वार खत्म, इराक वार खत्म, अफगानिस्तान वार खत्म, यमन वार खत्म, सब वार तो खत्म हो गई, तो इनका फिर चलेगा कैसे काम। तो ये वजह है। पवन कुमार जी, you claim that KPK and Balochistan are going through full-fledged war, but is there any solid proof? Why no international media coverage? इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बिल्कुल है। अब प्रूफ कहाँ से लाएं? टोटल मिलिट्री कंट्रोल के एरिया हैं, वहां से प्रूफ नहीं आती। मैं मुख्तलिफ बलोचिस्तान के और केपीके के ग्रुप्स का मेंबर हूं, जहाँ पे बाकायदा उन एरियाज में से ये खबरें आती हैं कि आज हमने यहाँ पे हमला किया। आप यकीन माने, खाली बलोचिस्तान के ग्रुप में रोज की 15-20 जगहों पे अटैक की खबरें आती हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया नहीं कवरेज कर रहा, लेकिन अभी डीजी आईएसपीआर ने कहा ना कि हमारे 9 फौजी ज़ोब बलूचिस्तान में एक अटैक में मारे गए। फिर इसके बाद आसिम बाजवा, ये आसिम मुनीर आर्मी चीफ, ये बलूचिस्तान के दौरे पे गए और वहां पे बड़े दुखी उसमें कहा कि ये हमारे 12 फौजी मारे गए हैं बलूचिस्तान में ये पिछले 2 दिन में, और हम तालिबान से कहते हैं अफगानिस्तान में कि वो टीटीपी को कंट्रोल करें, और टीटीपी ये सब कर रही है वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? आए दिन डीजी आईएसपीआर की तरफ से भी खबर आती है। डीजी आईएसपीआर को तो आप प्रूफ मानेंगे ना, आए दिन खबर आती है कि आज 2 मारे गए, आज एफसी के ऊपर हमला हुआ, ये कल अभी एफसी पे हमला हुआ है, ये परसों अभी स्वात में बम धमाका हुआ है, 9 जख्मी हुए हैं। आए दिन एफसी के कन्वॉय पे हमला होता है, एफसी की को कितनी खबरें मशहूर हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया का नहीं है इंटरेस्ट ना, इंटरनेशनल मीडिया भी तो एक स्पेसिफिक वो है ना। आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया कितना टारगेट करता है भारत की डेमोक्रेसी को, कि भारत में डेमोक्रेसी मर रही है, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है। क्या ऐसा है? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होती तो राना अय्यूब इतनी बकवास कर रही होती, आरफा खानम इतनी बकवास कर रही होती? भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी हद क्रॉस कर गई है, इतना तो यूरोप अमेरिका में नहीं है। यूरोप अमेरिका में उस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उसको हेट स्पीच कहते हैं। तो भारत में है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया टारगेट कर रहा है भारत को। कभी सुना है आपने इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा हो? जहां पर कितने जर्नलिस्ट, इमरान रियाज खान आज 3 महीने से गायब है, 3 महीने से। अदालत पूछती है, पुलिस कहती है हमें नहीं पता, आर्मी कहती है हमें नहीं पता। ऐसे जर्नलिस्टों का पाकिस्तान में जो सत्यानाश हो रहा है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल खत्म। लास्ट वीक शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट, जो कि गवर्नमेंट का जर्नलिस्ट था, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन गवर्नमेंट एंटिटी है,
उसके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। उसके जर्नलिस्ट ने शहबाज शरीफ से पूछा कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, विद इन हाफ एन आवर उसकी नौकरी खत्म कर दी गई। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान की, कभी आपने इंटरनेशनल मीडिया से सुना इसके बारे में? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? कोई एक आदमी आके मेरे से बहस कर ले कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? नहीं है। लेकिन कभी आपने सुना जिस तरह भारत की डेमोक्रेसी को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान का किया गया हो? इंटरनेशनल मीडिया का अपना एजेंडा है भाई। उनके एजेंडे पे बलूचिस्तान, केपीके, सिंध के इश्यूज नहीं है। पाकिस्तान में अभी पारा चिनार में कितने शियाओं को अटैक करके मार दिया, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने आवाज उठाई? सिंध में 1000 लड़की साल की फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार होती है, अगवा होती है, रेप होता है, फोर्स कन्वर्जन होता है, फोर्स्ड मैरिज होती है। कभी आपने इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबरें सुनी? रोज की बुनियाद पे। ये अभी 150 साल पुराना मंदिर बुलडोज कर दिया, कभी आपने सुना इंडियन इंटरनेशनल मीडिया ने इसको खबर उठाया हो? बाबरी मस्जिद के ऊपर पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा था। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया के अपने एजेंडा होते हैं, ये एक स्पेसिफिक एजेंडे पे चलती हैं। राघव जी, पाकिस्तान में आर्मी अमेरिका में इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी बारे में क्यों बात करते हैं? पाकिस्तान में आर्मी अमेरिका में इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक बारे में क्यों बात करते हैं? समझ नहीं आया भाई सवाल। Pawan Kumar, will the 2024 elections are going to be more brutal and filled with backstabbing politics? Backstabbing politics और brutal in a sense के जो मणिपुर में हो रहा है, जो ये आगे बढ़ेंगी चीजें। अभी इलेक्शन से पहले इस टाइप की चीजें मोदी सरकार के लिए एक डिफिकल्ट चीज लाई जाएंगी, जिसमें खास तौर पे माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, दूसरे हैं, उनको भड़काया जाएगा। अभी आप पिछले कुछ महीनों की ही पॉलिटिक्स को स्टडी करें तो खालिस्तान मामला कितना उठाया जा रहा है। ये भी स्पेसिफिक सिखों के हवाले से किया जा रहा है। मणिपुर में एक बाकायदा क्लैश है जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के ऊपर शुरू हुआ था, लेकिन उसको वन साइडेड रंग दिया जा रहा है कि क्रिश्चियन के ऊपर हिंदू हमला कर रहे हैं। हालांकि मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलता कि मेरी एक तो इतनी ज्यादा डीप स्टडी नहीं है इसके ऊपर, दूसरा इसमें कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि भारत का मीडिया भी चीजों को अपने हिसाब से चीजें चलाता है। लेकिन ज्यादातर आप देखें भारत में मुसलमानों पर अत्याचार पूरी दुनिया में एक शोर उठ रहा है, क्रिश्चियनों पे मणिपुर में हो रहा है, पंजाब में सिखों के ऊपर हो रहा है। ये सब चीजें एक माइनॉरिटी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स चल रही हैं। आगे मेरा अपना अंदाजा है कि 2024 के इलेक्शन जो जो करीब आएंगे मामला और खराब होंगे। बाकी बैक स्टैबिंग पॉलिटिक्स का मैं नहीं समझता कि 2024 से इतना ज्यादा वास्ता ताल्लुक है, इसलिए कि हमने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन को तो तकरीबन 4-5 साल हो गए। महाराष्ट्र के इलेक्शन के फौरन बाद शिवसेना ने बीजेपी के पीठ में छुरा मारा, बाद में फिर बीजेपी ने बदला ले लिया। तो इसी तरह हमने बिहार में देखा, बीजेपी को बाहर करके वो लालू के बच्चों को लेके आ गए। तो ये चीजें बैक स्टैबिंग या भारत में सेल्फिश पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है और होती रहेगी, उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक? पवन कुमार जी, हु इज फंडिंग राइट्स इन इंडिया? इज इट चाइना और यूएसए फंडेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इट इज चाइना, इट इज पाकिस्तान, इट इज इंटरनेशनल ग्लोबल इकोसिस्टम, जो कि लेफ्ट का, सोरोस का, मुख्तलिफ उसको नाम दे सकते हैं, उन सब का फंडिंग होता है। कल्याण गुशेत जी, NATO weaponize Poland because Zelensky will be expanding the war into NATO countries. What will be the ultimate result of the war? Ukraine will disintegrate into parts where Donbass and Crimea annex Russia. देखें, ये एक पोलैंड का रोल इस जंग में बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पोलैंड बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है और उसकी टोन है ना ईस्ट यूरोप में क्वाइट मच एंटी रशिया है। हंगरी और दूसरे कंट्रीज इतना ज्यादा बल्कि वो उनका तो एंटी वॉर स्टैंड है।
कल प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पोलैंड पोलैंड को तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने पोलैंड पे ही सबसे पहले कब्जा किया था और कोई उसको छुड़ा नहीं सका था। पोलैंड के बाद ये हिटलर ने तो फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड कहाँ-कहाँ कब्जा कर लिया था। तो इट वाज रशिया जिसने पोलैंड को आजादी दिलाई थी हिटलर से। तो पोलैंड को तो हमारा एहसान मानना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि पोलैंड के कुछ डिजाइन्स हैं। पोलैंड चाहता है कि इस जंग के नतीजे में यूक्रेन और रीजन, क्योंकि यूक्रेन के साथ कुछ और छोटे-छोटे मुल्क लगते हैं जिसमें लाटविया, लिथुआनिया और वगैरह हैं। तो पुतिन ने कहा कि पोलैंड चाहता है कि इस जंग के नतीजे में यूक्रेन जब बिल्कुल तबाह हो जाएगा, तो आधा यूक्रेन जो पोलैंड के बॉर्डर के साथ मिलता है वो पोलैंड खा जाएगा और लाटविया, लिथुआनिया के भी काफी हिस्से खा जाएगा। पोलैंड एक एक्सपेशनिस्ट पावर बनने की कोशिश कर रहा है और कब्जे करना चाहता है, और ये रीडिंग हमारी भी समझ में आती है। देखें, यूक्रेन के बारे में जनरल रिपोर्ट्स ये हैं कि इसकी आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई है। ये नहीं है कि मार दिए गए हैं। इसमें क्या है कि काफी आधे तकरीबन आधी पॉपुलेशन यूरोप की तरफ जा चुकी है। अब यूरोप में इनका वेलकम हो रहा है। एक तो ये कि ये सेम रेस है, यानी गोरे हैं। दूसरा ये कि सेम ऑलमोस्ट रिलीजन है इनका। तीसरा ये है कि ये कंपेयरिंग टू मुस्लिम माइग्रेंट्स वायोलेंट नहीं है, कि अपनी शरिया लो, अपना सब कुछ लाने की कोशिश करते हैं, अपना हर चीज धर डालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं है। ये सोशल बेनिफिट्स पे भी कम होते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे प्लम्बिंग के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, मेहनत मजदूरी के कामों में ये बहुत ज्यादा आगे होते हैं, मैकेनिक होते हैं। तो ये कंट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन है। एक और चीज जो मैंने स्टडी की है वो ये है कि यूक्रेन से ज्यादातर औरतें और बच्चे जा रहे हैं। जैसे यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा है कि मेरी बीवी 2 बच्चे लेके मेरे जर्मन जा चुकी है और उसने वहां से मुझे कह दिया है कि मुझे यहाँ पे लाइफ पार्टनर मिल गया है, मैं उसके साथ खुश हूँ, अब वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि ये सेम रेस है, गोरे हैं, सेम रिलीजन है, तो वहां पे आराम से ये अपने लोकल जर्मन और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ लाइफ शुरू कर देते हैं। तो यूक्रेन की आधी पॉपुलेशन जा चुकी है। और जाहिर है माइग्रेट कौन करता है? माइग्रेट ज्यादातर वो करते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत पैसे होते हैं, हैसियत होती है, तो जा सकते हैं ना। आसान तो नहीं है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए थोड़ा बहुत, जो बिल्कुल गरीब है वो फंसे हुए हैं। तो यानी स्किल्ड लोग भी ज्यादातर रशिया से यूक्रेन से जा चुके हैं। यूक्रेन में जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, क्योंकि उनके पास अब वहां पे लोकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है। तो इसलिए मसला ये है कि ये यूक्रेन का मामला बहुत खराब जा रहा है। यूक्रेन खाली हो गया है, और जब खाली होगा और जंग रुकेगी तो उसके इलाकों पे कब्जे शुरू हो जाएंगे और कोई डिफेंस करने वाला होगा नहीं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वीरेन कपाडिया जी, इज चाइना द मेन एनिमी इकोनॉमिक बेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बीइंग यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट इंडिया? देखें, चाइना एक इंपीरियलिस्टिक सोच का कंट्री है, और चाइना बिल्कुल एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन के तहत चल रहा है। और इंडिया जाहिर है एक रीजन में चाइना के मुकाबले पे एक इंडिया ही है। दुनिया की 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। इंडिया जिस हिसाब से अपनी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा है, चाइना इंडिया को अपने लिए खतरा समझता है। पवन कुमार जी, फवाद चौधरी said, why to send missiles to moon when you can see it on Pak media against Chandrayaan 3? What is the future of science students in universities of Pakistan? देखें, पहली बात तो ये कि वो फवाद चौधरी के बारे में जो ये खबर है ना, वो मैं भी पढ़ी थी कई जगहों पे, लेकिन फिर मैंने इंक्वायरी की तो ये डॉक्टर्ड है। ये ऐसा नहीं है। फवाद चौधरी ने ये नहीं कहा था। फवाद चौधरी ने जो पिछला चंद्रयान नाकाम हुआ था उस पे कुछ चीजें कही थी ना, उसको तोड़ मोड़ के जरा वो एडिटिंग करके लगाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने ये नहीं कहा कि जब चांद जमीन से हम देख सकते हैं तो वहां जाने की क्या जरूरत है। वो बेवकूफ है, लेकिन इतना भी नहीं है। रहा सवाल चंद्रयान और पाकिस्तान
का तो पाकिस्तान में देखे सुपारको है ना, वो 1961 में शुरू हुआ था स्पेस प्रोग्राम, और भारत का उसके 3 साल बाद शुरू हुआ था। तो लेकिन हुआ ये कि सुपारको डॉक्टर अब्दुल सलाम एक अहमदी कादियानी थे, उनको पाकिस्तान से निकाल दिया। उनको तो नोबेल प्राइज मिला तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको तो पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, यहाँ पे इंग्लैंड में आके रह रहे थे। और उसके बाद से सुपारको सुपारको जियाउल हक के जमाने से सुपारको के जितने चीफ हैं वो आर्मी जनरल्स होते हैं। अब आप बताएं कहाँ साइंस, कहाँ स्पेस प्रोग्राम और कहाँ जनरल। लेकिन पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन जिस तरह मिलिटराइज कर दिया गया, इस तरह इसको भी मिलिटराइज कर दिया, क्योंकि आर्मी जनरल कहता है जिस डिपार्टमेंट में बजट जाता है उसमें हमें हिस्सा चाहिए, हिस्सा लेने के लिए ऊपर एक बिठा देते हैं आर्मी जनरल को। भाई पीआईए, आर्मी जनरल उसका चीफ होता है। वापडा, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरे पाकिस्तान का पानी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस को जो देखता है वापडा, उसका हमेशा जनरल होता है चीफ। तो पाकिस्तान में ये मसला है, इसलिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अब उस तरफ जाते नहीं है कि फायदा क्या है इसका। फिर बजट की बात है तो मेरा ख्याल है जितना भारत के स्पेस प्रोग्राम का बजट है, पाकिस्तान का उसका 500वां हिस्सा है, मेरा ख्याल है। मुझे सही से फिगर याद नहीं, मेरे पास कहीं पड़े हैं, लेकिन भारत के बजट से बहुत कम है, और सिर्फ ये खाया जाता है बजट। क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे ये बताएं, एक रमजान ईद का और दूसरे चांद देखने के लिए कितने हंगामे होते हैं, कितने मसले होते हैं। तो ये सब बेकार है, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम क्या, पाकिस्तान का सारा प्रोग्राम फारिग है। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, तो यहाँ पे आखिरी सवाल के साथ वाइंड अप करते हैं। यूट्यूब FGH, डू पाक न्यूक्स स्टिल वर्क? इट रिक्वायर्स a lot of money to keep them working and to keep uranium from gradually decomposing. So how is it keeping its nuclear fuel fertile? देखें, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो ज्यादातर चांस ये है कि अमेरिका ने टोटल टेक ओवर कर लिया है। अभी जो IMF के बारे में जो डील हुई है, उसके बारे में भी कुछ रिपोर्टर्स ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया है कि उसमें न्यूक्लियर उसके हवाले से पाकिस्तान से काफ़ी कंट्रोल ले लिया गया है। और स्लोली स्लोली चीज़ें जिस तरह जा रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, ये नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया तो मामला ख़त्म हो गया, डिफॉल्ट से टेम्पररीली बचाए। खाली एक हफ्ते में यानी 31 जुलाई तक पाकिस्तान को तकरीबन $3 बिलियन की पेमेंट करनी है। तो $8 बिलियन का तो टोटल इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और हर महीने इस तरह की पेमेंटें करनी है। तो इसलिए पाकिस्तान और धंसता जा रहा है अभी, और कर्जा ले लिया ना भाई। भाई आप देखें, भारत कल $600 बिलियन क्रॉस कर गया, तो 601 होना चाहिए, 602 बिलियन। भारत का $609 बिलियन है, जो कि लास्ट महीने जो था वो 500 समथिंग था। $13 बिलियन भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन हुआ है। तो पाकिस्तान तो टोटल 8 है, जिसमें से 3 कम हो जाएगा जुलाई में, तो 5 बच जाएगा। और ये 5 वही है जो चाइना, सऊदी अरब और इमारात ने दिए हैं और IMF ने दिए हैं। तो पाकिस्तान अभी IMF के, अमेरिका के और शिकंजे में घुसता जा रहा है, और नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका ने टोटल टेक ओवर कर लिया है, और जो कि आहिस्ते आहिस्ते खत्म भी कर दिया जाएगा। तो अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ यहाँ पे हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इट वाज ए लेंथी सेशन बिकॉज हमें एक आदित्य जी के साथ एक ज्ञान से भरा प्रोग्राम करना था, जिसमें मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कुछ ऐसे सवालात जो मेरे जहन में उठते थे वो पूछ सकूं। होपफुली यू हैव लाइक्ड द प्रोग्राम। अजीज दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट वीक हमने यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया था चैनल का। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है, मैं उन सब का आभारी हूँ कि मेरे दोस्त सपोर्ट करते हैं। और इन अजीज दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेंबरशिप की, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप में से कोई भी ओब्लाइज नहीं है, मेंबर हो ना हो सब मेरे लिए बराबर हैं। ये है कि मेंबरशिप के कुछ पर्क्स एंड फैसिलिटीज यूट्यूब देता है, वो ज़रूर आपको मिलेंगी, लेकिन सब मेरे लिए मोहब्बत के काबिल हैं। मेंबर आप बनेंगे, सपोर्ट आप करेंगे,
तो मैं बेहतर प्रोग्राम कर सकूँगा। मेरा एक और इनिशिएटिव है, साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम हमने बनाया है, जिसके ज़रिए हम अपने तई देखें, फंडिंग हमें कहीं से नहीं हो रही, लेकिन अपने तई हम कोशिश करके इस पे भरपूर रिसर्च के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़लेटर निकालते हैं, और आई अश्योर यू कि ये न्यूज़लेटर कम से कम 3,000 लोगों तक जाता है डायरेक्टली। फिर आगे कितने लोग उसको फैलाते हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने आपका न्यूज़लेटर 500 मेरे लिस्ट में थे लोग, उनको भेज दिया है, कोई कहता है 100 लोग थे लिस्ट में, उनको भेज दिया है। तो हज़ारों लोगों तक वो न्यूज़लेटर जाता है। वो न्यूज़लेटर एशिया की ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पे होता है। जैसे जून के इश्यू में हमने कवर स्टोरी सिंधु देश की ली थी, फिर अंदर इनर मंगोलिया जिस पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है मंगोलिया के पार्ट के ऊपर, उस पे स्टोरी है। फिर एक टेररिज्म की जो पाकिस्तान की साजिश है, जो कि वायोलेशन ऑफ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स होता है किसी भी मुल्क का, वो टेररिस्ट पार्टी एक्टिविटी था खालिस्तान की है। उस पे एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट हमने बनाई है, जो कि लोगों के दिमाग को खोलता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, देखिए मैं 24 घंटे इन्हीं कामों में लगा रहता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेक्ट ला सकूं। और मेरे देखें, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंटरव्यूज करते रहते हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सुबह से कोशिश करते हैं कोई अच्छे 2-3 नाम मिल जाएं, पकड़ लिया, चल भाई 1.5 लाख व्यू हो गए। करने को तो मैं भी ये कर सकता हूँ, इन सबसे पुराना हूं मैं इस ह्यूमन राइट्स फील्ड में। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों की तरबियत करनी है तो अपने हिसाब से करनी है। तो ये है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ, आप लोग मेंबर बनते हैं तो भी अच्छा है, वैसे ही सपोर्ट करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन ऑल सपोर्ट, चाहे वो मोरल है, फाइनेंशियल है, एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आपकी सपोर्ट पे ही हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।